प्यारे मित्रों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज इसमें हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अधिकांश खास करके बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में जब कभी कभी पूछा जाता है ना, ये कथन किसका है। ठीक है। प्रमुख सैन्य विचारकों, सेना अध्यक्षों, राष्ट्राध्यक्षों जो खास करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विचारक रहे हैं, ठीक है, जैसे विंस्टन चर्चिल हो गए, मैकनमारा हो गए, हेनरी किसिंजर हो गए। ठीक है। ऐसे ही मतलब जो भी सेना से संबंधित रहे हों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित रहे हों, खास करके उनके महत्वपूर्ण विचारों को और कथनों को पूछा जाता है। ये खासकर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में ज़्यादा पूछा जाता है, नेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूजीसी ये हायर एजुकेशन में पूछा जाता है, पीजीटी में पूछा जाता है, या फिर आजकल के समय में ये सेमेस्टर वाली परीक्षाओं में भी बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में पूछा जाता है। ठीक है। तो आज हम इसी को आपको 3 भागों में पूरा करेंगे, जिसमें पहला भाग इस प्रकार है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों इसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्योंकि बहुत से बच्चे सुनने के स्थान पे वो पढ़ना पसंद करते हैं, बहुत से विद्यार्थी, तो इसलिए आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसमें। ठीक है। हालांकि प्रयास यही कर रहे हैं कि जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं उसमें पीडीएफ में ज़रूर डाल दे रहे हैं, इसलिए आप लोग डिस्क्रिप्शन ज़रूर देख लिया कीजिए। ठीक है। चलिए, अधिकांश बहुविकल्पी, हालांकि उसमें एक लिंक आपको ऐसा भी मिलेगा जिस पे आपको सारे पीडीएफ उस पे लोड रहेंगे। एक व्यक्तिगत रहेगा, केवल मात्र इसका रहेगा, और एक लिंक ऐसा रहेगा जिसको सीधे ब्लॉग का लिंक रहेगा, उस पर आपको सारे डिफेंस से संबंधित संपूर्ण चीज़ें वो आपको दिखेंगी जो हमने अभी तक इस पर लोड कर रखा है। ठीक है। चलिए, अधिकांश बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में पूछे जाने वाले प्रश्न प्रमुख सैन्य विचारकों, सेनाध्यक्षों, राष्ट्राध्यक्षों या फिर महान अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिज्ञों के महत्वपूर्ण कथन एवं विचार, भाग 1। ठीक है। चलिए, जैसे इसमें पहला प्रश्न हमने बनाया है युद्ध का इसमें को थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। युद्ध का कोई एकाकी कारण नहीं होता, शांति विभिन्न बलों के मध्य एक साम्य अवस्था है। ये कथन क्विंसी राइट का है। ठीक है। और अगला है दूसरा नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ निषेधाधिकार के कारण नपुंसक हो गया है। ये कथन ट्रिग्वेली का है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं, शायद पहले महासचिव थे ये। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 बार विश्व को तीसरे महायुद्ध की आग में झुलसने से बचाया है। यह कथन ऊथा का है। मैं असली लड़ाई में शत्रु के विमानों को मार गिरा कर उच्चतम सम्मान पाना चाहता हूँ। यदि जान पर भी खेलना होगा तो यह कोई महंगा सौदा नहीं है। देश सेवा में मैं शहीद हो जाऊंगा और अपने आप और आपको और माँ को, यानी अपने पिता के लिए इन्होंने कहा है, आपको और माँ को वही सम्मान मिलेगा जो शहीद भगत सिंह के माता पिता को मिला था। ये कथन है निर्मलजीत सिंह फेखो। मित्रों, इसमें हमने खास करके उन्हीं प्रश्नों को भी शामिल किया है जो कहीं न कहीं पूछे गए हैं और बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है। हमने वहीं से इसको कलेक्शन किया है। चीन चाहे शेष विश्व में महत्वपूर्ण शक्ति रहे या ना रहे, परंतु एशिया में वह अवश्य महत्वपूर्ण शक्ति रहेगा। यह कथन है हैराल्ड हिल्टन का। चीन के लिए किसने कहा था कि वहां एक दैत्य पड़ा सो रहा है, उसे सोने दो, क्योंकि वह उठेगा तो दुनिया को हिला के रख देगा, या कहीं पे लिखा मिलेगा दुनिया को आंदोलित कर देगा। ये कथन है नेपोलियन बोनापार्ट का, जो फ्रांस के कभी सेनापति भी थे। नेपोलियन जो युद्ध के देवता के नाम से प्रसिद्ध है और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है। युद्ध में भौतिक पदार्थों की अपेक्षा उत्साह तिगुना शक्तिशाली है, यानी मनोबल। मित्रों, कभी कभी आप लोगों ने पढ़ा है ना कि एक साधारण सैनिक और एक उच्च मनोबल के सैनिकों में 1:3 का अनुपात होता है, अर्थात उच्च मनोबल का सैनिक साधारण 3 सैनिकों पर भारी पड़ेगा। यही है युद्ध में भौतिक पदार्थों की अपेक्षा उत्साह तिगुना शक्तिशाली, अर्थात मनोबल। ये कथन है नेपोलियन का। जिस सेना का मनोबल जितना सुदृढ़ होता है, विजय उसी को मिलते हैं। ये कथन भी नेपोलियन बोनापार्ट का है। मैं सभी प्रकार के संभावित खतरों तथा आगे आने वाले सभी कठिनाइयों पर दृष्टिपात करता हूँ। सैन्य विज्ञान का उद्देश्य सभी संभावित घटनाओं का सावधानी से जांच करते हुए गणित के अनुसार उचित गणना कर आकस्मिक संभावनाओं का निराकरण है। यह कथन भी नेपोलियन का है। सेनाओं का उचित ढंग से वितरण करना युद्ध कला की महत्वपूर्ण विशेषता है। ये कथन भी नेपोलियन का है, जो युद्ध इतिहास में युद्ध के देवता के नाम से प्रसिद्ध है, सशस्त्र राष्ट्र राज्य निर्माता के नाम से प्रसिद्ध है, जन सेना के जन्मदाता के नाम से प्रसिद्ध है।
ठीक है, कई रिकॉर्ड हैं। यह गतिशीलता का ही सिद्धांत है जो अन्य सिद्धांतों का परस्पर विरोधी आवश्यकताओं में लोचपूर्ण कली कड़ी का कार्य करता है। ये कथन है मेजर जनरल डी के पालित का। युद्ध कला के विद्यार्थियों को युद्ध नीति, समरतंत्र तथा नेतृत्व कला के सभी दृष्टियों से जितनी शिक्षा नेपोलियन युग से मिलती है उतनी किसी और युग से नहीं है। ये कथन है मेजर जनरल डी के पालित का। अगला नंबर है, गुरिल्ला को टक्कर लेनी होती है, विजय प्राप्त करना उनके लिए आकाशदीप के समान होता है। आकाशदीप का मतलब होता है मित्रों काफ़ी दूर होती है विजय, क्योंकि गुरिल्ले सैनिक मुट्ठी भर होते हैं और बड़ी बड़ी सेनाओं से टकराते हैं। समुद्र जैसी अथाह सेनाओं से, जैसे औरंगजेब जैसे समुद्र जैसी अथाह सेनाओं से शिवाजी टकरा गए थे। तो आकाशदीप का मतलब बहुत दूर दिखता है विजय इनके लिए। अगर एक दिन में सोचे गुरिल्ला कि हम विजय प्राप्त कर लेंगे तो असंभव हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर छल बल कपट करके किसी तरह राजा को मारे तो बात दूसरी है। ठीक है, तो ये कथन है मित्रों मेजर जनरल डी के पालित का। ठीक है, किसी भी बाह्य शक्ति द्वारा फारस की खाड़ी पर नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास को अमेरिकी राष्ट्रीय हितों पर आक्रमण के रूप में माना जाएगा और ऐसे किसी भी प्रयास को किसी भी प्रकार के आवश्यक उपायों सैन्य शक्ति के प्रयोग सहित विफल कर दिया जाएगा। ये कथन है अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का, जिसने कहा था, पूर्व राष्ट्रपति हैं, किसने कहा था कि यदि वह राष्ट्रपति बनते हैं तो भारत अमेरिका घनिष्ठ मित्र बनेंगे और दोनों का एक शानदार भविष्य होगा। ये कथन है पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का। जनता देश की मालिक है और वह लोक सेवकों से सवाल पूछ सकती है। ये कथन है अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे से हिंदुस्तान का कौन परिचित नहीं होगा। जिस प्रकार हिंसा को प्रतिहिंसा से नहीं रोका जा सकता उसी तरह बम को प्रतिबम से नहीं रोका जा सकता। इसीलिए परमाणु अस्त्रों को पूरी तरह समाप्त कर देने से ही मानवता को शांति का रास्ता मिल सकता है। ये कथन है मदर टेरेसा का। सुख ही एकमात्र अंतिम कसौटी है। सुख ही एकमात्र अंतिम कसौटी है और स्वतंत्रता को उसी कसौटी पर कसा जाना चाहिए। राज्य का ध्येय अधिकतम सुख है, अधिकतम स्वतंत्रता नहीं। ये कथन है बेंथम का। सुरक्षा परिषद वस्तुतः एक पुलिसमैन की भांति है जो संकेत मात्र से शस्त्र उठा सकता है। ये कथन है निकोलस का। आतंकवाद तूफान की तरह नहीं है जिसके सामने हम निसहाय हों। ये कथन है जॉर्ज पी फुल्ज का। जब निरीक्षक मंडल न्यास क्षेत्रों का दौरा करते हैं तो उनकी जनता को ऐसा लगता है मानो संयुक्त राष्ट्र संघ ही उनके समक्ष आ गया हो। ये कथन है WM कोटरल का। ठीक है, राज्य का व्यक्तित्व केवल कानूनी कल्पना नहीं है बल्कि वास्तविकता भी है। ये कथन है ब्लमफली का। शक्ति नहीं बल्कि इच्छा ही राज्य का आधार है। ये कथन है हीगल का। राज्य प्रभु है जो अतुलनीय, निर्दोष, सर्वशक्तिमान होने की क्षमता रखता है और प्रत्येक व्यक्ति से बलिदान की आशा रखता है। ये कथन है हीगल का। राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। ये कथन है वेकर का। नेहरू एक राजभक्त थे जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। ये कथन है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। किसी युद्ध को जीतने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसे प्रारंभ ही मत होने दो। ये कथन है हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का। चाहे तुम्हें संसार के सभी भौतिक पदार्थ क्यों ना उपलब्ध हों किंतु मनोबल के अभाव में वे सर्वथा निर्मूल हैं। ये कथन है जनरल मार्शल का। यदि किसी यूनिट का शांतिकाल प्रशासन निम्न कोटि का है तो उसे किसी भी दफा में युद्ध क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। ये कथन है मेजर जनरल लैंटन का। शक्ति के अभाव में राष्ट्र का वही हाल होगा जैसे मां के अभाव में नवजात शिशु का। ये कथन है हैमिल्टन का। वैश्वीकरण ने काले धन के अंतरण, मादक द्रव्य, निषिद्ध मान हथियार, अवैध बाहरी तथ्य और नाभिकीय पदार्थों की आवाजाही को संभव बना दिया है। ये कथन है R गाइड्समैन और P विलियम्स का। ठीक है, मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य ज्वालामुखी की तरह है और यह किसी भी समय बिना किसी चेतावनी के आपके कौशल की परीक्षा ले सकता है।
यह कथन है एयर चीफ मार्शल अरुण साहा का। खुले समुद्र और समुंदर के अंतर्राष्ट्रीय इलाके को अपना आंगन समझना ठीक नहीं है। ये कथन है कैप्टन झाओ यी का। भयादोहन भय से उपजी शांति है। ये कथन है रेमंड डेरोन का। किसी राष्ट्र राज्य की राष्ट्रीय शक्ति में सबलताएं और निर्बलताएं दोनों निहित हैं। ये कथन है क्लाइन का। नेपोलियन युद्ध का देवता था और जोमनी उसका मसीहा अर्थात गुरु था। ये कथन है जनरल हिटिलिया इत्सिंग था। मित्रों, जोमनी एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने कार्य के प्रति अर्थात सेनापति था, इसका काम था युद्ध लड़ना, इतना वफादार था कि जिसके बारे में नेपोलियन ने स्वयं कहा था कि जोमनी एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा युद्ध के बारे में ही सोचता है। क्योंकि नेपोलियन के कुछ ऐसे अभियान थे जो उसको मन में था कि ये हमको करना है, और उसकी संपूर्ण जानकारी ने जोमनी ने उसके सामने रख दी कि आप ऐसा करने वाले हैं। अब ऐसा करने के लिए आप किस रास्ते का प्रयोग करेंगे, ये भी जोमनी ने बिना नेपोलियन के कुछ बताए ही बता दिया। तभी तो नेपोलियन आश्चर्यचकित हुआ था, और इसीलिए जो है जोमनी को गुरु का दर्जा दिया जाता है। किसका? युद्ध के देवता का गुरु। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में कुछ ना कुछ जरूर आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए। ठीक है, बाकी मित्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए।